हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञान देने के में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस की अति महत्वपूर्ण सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे आप लोगों को, कुछ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं इस सीरीज के। जैसे केमिस्ट्री के 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, आज 5वां चैप्टर है। और 5वां चैप्टर में ध्यान रहे ये पहला लेक्चर है, क्योंकि एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा। ये 5वां चैप्टर का पहला लेक्चर है, मतलब ये 5वां पार्ट का स्टार्टिंग वाला क्लास है। पूरा ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे क्या इस क्लास में। चैप्टर का नाम क्या है देखिए, तत्वों का वर्गीकरण। पढ़ेंगे क्या क्या, डोबर-नियर का त्रिक नियम पढ़ेंगे, ठीक। दूसरा न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ेंगे। तीसरा मेंडलीफ का आवर्त नियम देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना डिस्कशन होगा। अब ध्यान रहे, पूछेंगे लास्ट में आपसे क्वेश्चन, और पिछले क्लास में जो क्वेश्चन किया गया था उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो देखिए पहला क्या टॉपिक है, डोबर-नियर का त्रिक नियम। उससे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि ये चैप्टर पढ़ते ही क्यों है, ये चैप्टर आया क्यों। ध्यान रहे, देखिए तत्वों का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब बांट बांट के अलग अलग वर्गों में क्या करना, रखा गया। क्यों ऐसा करना पड़ा, समझने की कोशिश करिएगा। 19वीं शताब्दी में ना बहुत सारे तत्व क्या कर किए जा चुके थे, तब तक ढूंढे जा चुके थे। मतलब 19वीं सदी में बहुत सारे तत्व ढूंढ लिए गए थे, लेकिन अब उसमें कुछ पाया ये गया ना कि कुछ तत्व ऐसे थे जिनके रासायनिक गुणधर्म लगभग लगभग क्या थे, समान थे। तो अब इसको क्या सोचा गया, उसको ये सोचा गया कि सारे तत्वों को क्या किया जाए, इस हिसाब से व्यवस्थित करके रखा जाए ना कि उनको अध्ययन करने में क्या रहे, आसानी रहे। पढ़ने में उनके बारे में क्या रहे, आसानी रहे। तो दिमाग में आया, उस समय के रसायन विज्ञानों के दिमाग में आया कि क्यों ना इसे इस तरीके से बांट बांट के रख दिया जाए, टेबल वाइज, ताकि जो भी व्यक्ति पढ़े उसे क्या रहे, चीज़ों को समझने में क्या मिले, सफलता, मतलब बेहतरीन तरीके से मिल जाए कि कोई चीज़ आसानी से वो क्या करे, समझ सके। तो उसी हिसाब से तत्वों को क्या किया गया, अलग अलग विभागों में बांट दिया गया, ठीक है। जैसे अभी देखिए नौकरी में ही क्या है, छोटे लेवल की नौकरी, फिर बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट, सबका काम अलग अलग है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया गया। कौन किस डिपार्टमेंट का है, कौन किस डिपार्टमेंट का है। तो इसको समझाने के लिए ना, इसी चीज को समझने की कोशिश करिएगा। इसको समझाने के लिए कई सारे वैज्ञानिक हैं। फाइनली कहाँ पे मिला, फाइनली यहाँ मिला आधुनिक आवर्त का नियम। फाइनली कहाँ पे हम लोगों को जाना है, आधुनिक आवर्त का नियम, ठीक है। सबसे मेन यही है, आवर्त का नियम, और यहीं तक फाइनल हो गया। फाइनल मतलब इसे ही सही माना गया, किसे, आधुनिक आवर्त के नियम को। यानी तत्वों का वर्गीकरण में सबसे बेहतरीन कौन सी थ्योरी है, आधुनिक आवर्त का नियम है। लेकिन इसके आने से पहले भी तो बहुत सारी चीजें हुई थी। तो इसके आने से पहले बहुत सारी चीजें, सबसे शुरुआत में डोबर-नियर ने अपना त्रिक नियम दिया। इन्होंने समझाने की कोशिश की कि कैसे कैसे तत्वों को व्यवस्थित ढंग से रखा जा सकता है। न्यूलैंड ने भी समझाने की कोशिश किया और अपना नियम प्रस्तुत किया। इसी तरह मेंडलीफ जी भी अपना नियम प्रस्तुत किए, ठीक है। और इसी मेंडलीफ की आवर्त सारणी को मॉडिफाई किया गया और बेहतर बना के आधुनिक आवर्त सारणी बना दी गई। और यही आधुनिक आवर्त का नियम अभी हम बताएंगे आपको। तो ये अगले क्लास में कवर किया जाएगा। फिलहाल जो बोर्ड पे छपे हैं इनको कवर करते हैं। तो इस चैप्टर का मतलब आई होप कि आप लोग क्या किए होंगे, समझ चुके होंगे कि तत्वों को व्यवस्थित ढंग से बांट के रखना ही क्या है, तत्वों का वर्गीकरण है। और सबसे पहले कौन आए, डोबर-नियर आए, और इन्होंने क्या दिया, अपना त्रिक नियम दिया। समझने की कोशिश करिएगा कि त्रिक नियम है क्या, हम क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा, किसने, डोबर-नियर ने, कि अगर हम 3 तत्व ले ले, देखिए एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। अगर हम क्या करें, 3 तत्व ले लें, चलिए मान लेते हैं एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया और एक जेड, मान ले रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग, डोबर-नियर के अकॉर्डिंग। अब इन्होंने क्या कहा कि अगर हम इनको बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखें। बढ़ते परमाणु भार मतलब अगर हम कह दें इसका मान लीजिए परमाणु भार 11 है, इसका मान लीजिए कितना है 12, इसका मान लीजिए कितना है 13। यही बढ़ते का मतलब यही हुआ। बढ़ते परमाणु भार के, परमाणु भार ध्यान दीजिएगा, बढ़ते परमाणु भार के रूप में अगर व्यवस्थित करें, किसने कहा, डोबर-नियर ने। तो क्या होगा, तो इन्होंने ये कहा कि अगर इस प्रकार से 3 तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित करें, तो जो पहला तत्व है और जो तीसरा तत्व होगा, पहला और तीसरा तत्व, इनके जो द्रव्यमान का जो भार होगा ना, मतलब जो इनका द्रव्यमान का माध्य, द्रव्यमान का माध्य मतलब माध्य का मतलब समझ रहे हैं, उसके बीच का मान क्या करना, माध्य मान या समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। इसी में इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए 11 + 13। ऐसी से क्या करिए, जितनी संख्याएं रहती है उतने से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं।
तीन संख्याएं रहेंगी, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, माध्य ऐसे नहीं निकालते। तो 13 में 11 जोड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब भाग कितने से दीजिएगा 2 से, तो भाग दे दीजिएगा, कितना आ गया 12। देखिए ये जो बीच वाला है ना उसका द्रव्यमान संख्या निकल के आ गया। तो डोबर्नियर ने यही बात बोला, क्या बोला कि 3 तत्वों को अगर बढ़ते परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो जो पहला तत्व होगा और तीसरा तत्व होगा, इनके जो भार का माध्य होगा वो बीच वाले यानी दूसरे वाले तत्व के भार के बराबर या लगभग बराबर होगा। ठीक है, यही है डोबर्नियर का क्या त्रिक नियम, यानी 3 तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के रूप में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो पहला वाला और तीसरे वाले तत्व के परमाणु भार का जो माध्य होगा वो बीच वाले यानी दूसरे वाले तत्व के भार के लगभग बराबर होगा। यही बात कहा कौन, डोबर्नियर ने। अब इनका एक सारणी देखते, कुछ तत्वों को इन्होंने व्यवस्थित करके रखा है, तुरंत अभी इसको पेश करते हैं। ध्यान दीजिए, ये हम आपके सामने देखिए क्या पेश कर दिए। हाँ, डोबर्नियर वाला त्रिकोणीयम वाले कुछ तत्वों को हम पेश कर दिए, इसको अब समझने की कोशिश करिएगा। देखिए हम क्या कहें वो बात छोड़िए, जो डोबर्नियर ने कहा हम वही बात दोहराएं आपके सामने। क्या इन्होंने कहा था कि 3 तत्वों को बढ़ते द्रव्यमान संख्या के रूप में क्या करें, अगर व्यवस्थित करें तो पहला वाला और तीसरा वाला जो तत्व होगा उनके परमाणु भार का जो माध्य होगा यानी समांतर माध्य होगा वो दूसरे वाले तत्व के परमाणु भार के क्या होना चाहिए, बराबर। देखिए लगभग बराबर भी हो सकता है, ध्यान दीजिए। देखिए जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये कितने लोग हो गए, 3 लोग, कितने हो गए 3। तो पहला ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो इन दोनों का देखिए द्रव्यमान संख्या ये और ये, जैसे इनका माध्य निकालिएगा ना वो लगभग कितना आएगा, इतना आएगा। थोड़ा बहुत वैल्यू, लगभग का मतलब क्या समझ रहे हैं ना, लगभग थोड़ा बहुत उसी के इर्द गिर्द रहेगा। तो ये देखिए एक व्यवस्थित। अब देखिए सल्फर, सेलेनियम और टेलुरिनियम जब लीजिएगा ना, ध्यान दीजिए, जब तीनों को लीजिएगा तो पहला ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो इन दोनों का जब माध्य निकालिएगा ना तो इस वाले के देखिए क्या होगा, बराबर आ जाएगा लगभग। ठीक, अगला देखिए क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये 3 बन गए, ये 3 के जोड़े हो गए। तो पहला ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो जैसे ही पहले और तीसरे का क्या निकालिएगा, माध्य, क्या दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। तो लगभग ये वैल्यू आपको क्या होगी, मिल जाएगी। उसी तरह कैल्शियम देखिए और स्ट्रैंसियम हो गया और बेरियम, है ना, ये 3 के देखिए पेयर बन जाएंगे। और कैल्शियम और बेरियम का जैसे ही क्या करिएगा, इनके परमाणु भार का जब माध्य निकालिएगा तो देखिए स्ट्रैंसियम के परमाणु भार के क्या आ जाएगा, लगभग बराबर आ जाएगा। तो ये है आपके सामने डोबर्नियर के त्रिक नियम, और त्रिक नियम से संबंधित ये टेबल है और जो हम आपके सामने क्या किए हैं, पेश किए हैं। अब देखेंगे किसका नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। इनके नियम में ना देखिए नाम से कुछ क्लियर है, जैसे त्रिक में 3 था, अष्टक में कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, अष्टक में क्या होंगे, 8। यानी इन्होंने ये कहा कि अगर हम तत्वों को क्या करें, बढ़ते परमाणु भार, देखिए पूरी रामायण परमाणु भार पे टिकी है। ठीक, किस पे, परमाणु भार पे। लास्ट में जब आधुनिक वाले पे आएंगे तब परमाणु द्रव्यमान पे आएंगे। ध्यान रहे, जब भी बीच में हम बात करेंगे केवल और केवल परमाणु भार पे बात करेंगे, और जब लास्ट में आधुनिक वाले में आएंगे तो परमाणु क्रमांक पे बात होगी। समझ रहे हैं बात को। तो जब भी बीच की बात हो सब जगह परमाणु भार की ही बात की गई है, केवल आधुनिक में परमाणु क्रमांक की बात की गई है। ठीक, अब ध्यान दीजिए। तो इन्होंने क्या कहा न्यूलैंड ने कि अगर हम क्या करें, तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के रूप में क्या कर दें, व्यवस्थित कर दें। ठीक, तो पहला तत्व जो होगा, ठीक है, जो पहला तत्व होगा अपने से 8वें तत्व के साथ, ठीक है, पहला वाला तत्व जो होगा वो अपने से 8वें तत्व के साथ समान गुणधर्म प्रदर्शित करेगा, चाहे वो रासायनिक गुणधर्म हो, अर्थात रासायनिक मतलब समझ रहे हैं, रासायनिक का मतलब केमिकल प्रॉपर्टी ना, पूरी तरीके से वो क्या रखेगा, समान रखेगा। अर्थात पूरी तरीके से पुनरावृत्ति होगी किसकी, पहले तत्व का जस्ट 8वें तत्व के साथ पुनरावृत्ति होती रहेगी। यानी पहला तत्व हमेशा गुणधर्म में किससे बराबर रहेगा, 8वें वाले तत्व से। किसने बोल दिया, न्यूलैंड ने बोल दिया। क्या बराबर रहेगा, इन्होंने ये कहा बढ़ते परमाणु भार के रूप में तत्वों को व्यवस्थित किया जाए तो पहला वाला तत्व 8वें वाले तत्व के साथ
गुणधर्म में क्या रहेगा, समान रहेगा। यही है न्यूलैंड का क्या, अष्टक नियम। अब हम इनके टेबल को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम आपके सामने क्या पेश कर दिए, न्यूलैंड के अष्टक नियम की एक सारणी पेश कर दी है, ठीक है। इसमें देखिए ना, इन्होंने यही बात कही है कि जो पहला तत्व होगा वो अपने से ठीक 8वें तत्व के साथ रासायनिक गुणधर्म में क्या होगा, समान होगा। अब यहाँ से देखिए, पहले से 8वां और 8वें से फिर से 8वां कितना हो जाएगा, 15। 8 8 16 मत जोड़िएगा, ठीक है। जोड़ के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, अपने से 8वां। देखिए यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां पे ही तो है। तो पहला वाला 8वें के साथ, अब अगर इसे पहला मान रहे तो 8वां ये हो जाएगा। तो 8वें के साथ रासायनिक गुणधर्म में क्या होगा, समान। आप देख भी सकते हैं, हाइड्रोजन एक माइनस बनाता भी है, फ्लोरीन भी एक माइनस बनाता है, क्लोरीन एक माइनस क्या करता है, बनाता है। बट देखिए हर जगह ये लोग सक्सेस नहीं हुए ना, केवल इसी टेबल तक। आगे जब बहुत सारे तत्व ढूंढे गए तो इनकी चीजें क्या होने लगी, गलत। क्योंकि शुरुआत में क्या हुआ, कम तत्व खोजे गए थे। तो कम तत्व खोजे गए थे तो चीजों को रखना आसान था, ठीक है। लेकिन जैसे तत्व बढ़ने लगे ना, संख्या उनके खोजने पे बढ़ने लगी, ये सब चीजें फ्लॉप होने लगी, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो फिर देखिए, अगर अगला पेयर की बात करें तो लिथियम किसके साथ, सोडियम के साथ। सोडियम किसके साथ, पोटेशियम के साथ। आप खुद जानते हैं ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1, ठीक है। तो रासायनिक गुणधर्म में क्या होंगे, समान होंगे। वहीं यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ऐसे देखिए ये गुणधर्म में क्या होंगे, समान होंगे, ठीक। कैसे देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए ये इसके साथ। तो ये रासायनिक गुणधर्म में क्या होंगे, समान होंगे। यही बात किसने कहा, न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में कहा है कि पहला तत्व ठीक अपने से 8वें तत्व के साथ रासायनिक गुणधर्म में क्या होगा, समान होगा। बट कब, जब इनको बढ़ते परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया जाए तब। तो चलिए अब फाइनली क्या देखते हैं, मेंडलीफ का आवर्त नियम, जो खतरनाक वाला है। चीज मेंडलीफ का आवर्त नियम देखेंगे। पहली बात ये समझिएगा, जैसे ये दोनों व्यक्ति कौन कौन, डोबरनियर और न्यूलैंड ने अपना नियम दिया ना, तो मेंडलीफ ने क्या किया, अपना आवर्त नियम पेश किया। क्या नियम पेश किया इन्होंने देखिए, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब अब समझिएगा, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए ध्यान से पॉइंट समझिएगा। हम अभी तक क्या बोले कि हर जगह परमाणु भार आपको देखने को मिलेगा। कब तक, जब तक आधुनिक वाला न आ जाए। आधुनिक वाला आएगा तो आपको परमाणु क्रमांक देखने को मिलेगा, नहीं तो हर जगह क्या मिलेगा, परमाणु भार ही मिलेगा। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, मेंडलीफ ने, कि तत्वों के जो भौतिक तथा रासायनिक गुण होंगे परमाणु भार के आवर्ती फलन होंगे। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये होता है ना, इसका मतलब ये होगा कि जो पहला तत्व अगर है, कोई भी तत्व है, ठीक है, उस कुछ समय अंतराल यानी कुछ निश्चित तत्वों के अंतराल के बाद वो समान गुणधर्म में दूसरे तत्व के साथ मिलता जुलता दिखेगा। मतलब ये अगर हम कहें कि अगर पहला वाला 5वें से मिल रहा है तो 5वां वाला अगली बार 9वें या 10वें से मिल जाएगा, ठीक। मतलब हर निश्चित समय अंतराल के बाद या निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के समान गुणधर्म आपको मिलते जुलते दिखेंगे। इसका मतलब यही है कि अगर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अगर व्यवस्थित कर दिया जाए, ठीक है, तो कोई वाला भी तत्व उठाइएगा, कोई भी तत्व, 1 2 3 4 5 कोई भी तत्व उठाइएगा, वो निश्चित समय अंतराल के बाद अपने जो दूसरे तत्वों से मिलेगा ना, उसके साथ गुणधर्म में क्या रखेगा, समान व्यवहार करेगा। यही कहा किसने, मेंडलीफ ने अपने आवर्त नियम में क्या बोला कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब अगर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित कर दिया जाए तो निश्चित समय अंतराल के बाद कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ रासायनिक तथा भौतिक गुण में समान गुणधर्म प्रदर्शित करेगा। यही बात बोला किसने, मेंडलीफ ने अपने आवर्त नियम में। अच्छा आधुनिक वाला देखिए कैसे है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक बस यहाँ हो जाएगा,
ठीक है। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ये आधुनिक हो जाएगा, और जबकि परमाणु भार के आवर्ती फलन ये मेंडलीव हो जाएंगे। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपन देखिए ध्यान दीजिए, जैसे ये तत्वों को व्यवस्थित ढंग से रखने लगे ना, अपन आवर्त सारणी इन्होंने बनाया, क्या रखने के लिए, तत्वों को व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए। बट ये देखिए हमारी बातों को समझने की कोशिश करिएगा कि जो देखिए ऐसे ऐसे खींचा जाएगा लाइन ना, तो इसे क्या कहेंगे, स्तंभ इन्होंने माना। क्या माना इन्होंने, स्तंभ। और आज क्या कहते हैं इसको, आज मतलब आज के डेट में यानी आधुनिक आवर्त सारणी में इसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आधुनिक में इसको क्या कहते हैं, वर्ग। उन्होंने क्या माना, इसको स्तंभ का। ठीक, स्तंभ हो गए। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने अपने आवर्त सारणी में दो बातें रखी। क्या रखी कि जितने भी समान गुण धर्म वाले तत्व थे ना, उनको एक का स्तंभ में एडजस्ट करने के बारे में ये सोचे। मतलब हम कह रहे हैं कोई एक तत्व है, ठीक है, यहाँ पे रख दिया अगर, तो इसी के समान गुण धर्म वाला तत्व इसी स्तंभ में रखने की कोशिश किए। अगला देखिए, जैसे दूसरे गुण धर्म का ये मान लीजिए तत्व है, तो इसी में उसको रखने की कोशिश किए जो इसी टाइप का। तो यानी ये स्तंभ में रखने पे बहुत ज्यादा जोर दिए थे अपने आवर्त सारणी में। ठीक है। यही रीजन है कि जब हम आपको इनका आवर्त सारणी बना के दिखाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि हम क्या बोले, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखना है तत्वों को। बट कभी कभी होगा कि दो तत्वों के बीच में कुछ ऐसे तत्व आ जाएंगे जिनका परमाणु भार कम रहेगा अगले वाले से। मतलब ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए इसका परमाणु भार मान लीजिए 19 है, ऊपर लिखते हैं लेकिन जनरली समझने के लिए लिख लीजिए। चलिए मान लेते हैं 19 है। ठीक है। हो सकता है अगला जो y है इसका परमाणु भार 18 हो जाए, ठीक, 18 हो जाए। लेकिन होना क्या चाहिए था, 19 से ज्यादा 20 होना चाहिए था। लेकिन ये क्या हो रहा है, 18 से कम, मतलब 19 से कम हो जा रहा है 18। तो यही घटना इनके साथ घटेगी अभी। क्यों घटेगी, क्योंकि हम बताएं ये ज्यादातर किस पे जोर दिए, स्तंभ में रखने के लिए तत्वों को जो एक ही समान का गुणधर्म क्या कर रहे थे, प्रदर्शित कर रहे थे। ठीक है। तो चलिए हम इनका आवर्त सारणी आपको बना के अच्छे से क्या करते समझाते भाई। ध्यान दीजिए, देखिए हम इस एक टेबल बना लिए मेंडलीव की आवर्त सारणी का ना। ये पहले वाली है, जो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया। भी बहुत सारे नीचे तत्व और हैं, हम लिखे नहीं है उनको ना, जितना हमको संभव समझ में आया बस समझाने के लिए हम लिख दिए। ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा। इन्होंने क्या किया, शुरुआत में देखिए कितने वर्ग इन्होंने अपने टेबल में रखा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। 8 स्तंभ लिया यानी 8 वर्ग। ठीक। अब बात को समझने की कोशिश करिएगा, हम क्या कह रहे हैं, कैसे बढ़ते परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया इन्होंने। ठीक। लेकिन किस पे सबसे ज्यादा जोर दिया इन्होंने, कि जो इस टाइप के तत्व हो, जो एक ही वर्ग के तत्व हो, वो एक टाइप के गुणधर्म प्रदर्शित करें। तो इन्होंने क्या किया, अब देखिए, तब हम बताएं कि गलतियां क्या हुई। गलतियां ये हुई कि गलती से बढ़ते परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखना था इनको। ठीक है। बढ़ते परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ही क्या करना, तत्वों को व्यवस्थित करना था। बट देखिए तो कुछ जगह पे जैसे देखिए हम क्या कह रहे हैं, 39 है, 39, फिर 40 आया, फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क करके 40 है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी तक तो ढूंढा नहीं गया था, उन्होंने मान लिया था और यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया था। ठीक। अब फिर देखिए क्या है, देखिए 40 के जस्ट बाद कितना आ गया, 58, कितना आ गया 58। अब देखिए 40 के बाद 58, तो चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब 58 के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, 58 से ज्यादा ना। देखिए कितना हो गया, 51, 52, 56, 55, 56। देखिए बदल गया कि नहीं, 58 बीच में आ गया, देखिए बढ़ गया, ज्यादा हो गया। जबकि 40 के बाद कुछ और होना चाहिए था, तभी क्या होना चाहिए था। तो यही सब गड़बड़ियां हुई। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा जोर क्या दिए, ज्यादा जोर दिए इस पे कि हम एक ही वर्ग में एक जाति के या एक ही प्रकार के गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले तत्वों को रखा इन्होंने। इसी कारण कुछ चीजें बीच में अपवाद जैसा शामिल हो गई। इस चीज को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसी कमी हुई। अभी जब कमी बताएंगे ना, इनकी कमी बहुत सारी कमियां थी। अच्छा कमी नहीं होता, खुद सोचिए, इनकी आवर्त सारणी में कमी नहीं होता तो आधुनिक आवर्त सारणी आती नहीं, आती बिल्कुल भी, जरूरत ही नहीं थी फिर। तो इनकी आवर्त सारणी में कमी थी। अभी ये संशोधित भी करेंगे, खुद से भी इसका क्या करेंगे, संशोधन करेंगे ये मेनली, मतलब अपने चीजों में ही कमी निकाल के उसको बनाएंगे। अभी तो संशोधित आवर्त सारणी इनकी आती है, जरूरी नहीं है वहां पे। जब जनरली ये इनकी आवर्त का नियम आप लोग याद रखिएगा। क्या पूछता है, पूछेगा यही कि मेंडलीव के आवर्त का नियम क्या है बताइए। तो क्या बताइएगा कि तत्वों के
भौतिक तथा रासायनिक गुण, ठीक है, उनके बढ़ते परमाणु भार या उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यही है इनका रसायन मतलब मेंडलीव के आवर्त का नियम। जबकि आधुनिक वाला क्या है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। तो ये टेबल एक छोटा सा बना दिए हैं किसके टर्म्स में, मेंडलीव की आवर्त नियम के लिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी थी सबसे पहली वाली, इसमें बहुत सारी कमियां थी। इसका संशोधन करके मेंडलीव ने संशोधित आवर्त सारणी क्या की, पेश की। आपके सामने देखिए, यहाँ पे एक कमी हम दिखाई रहे हैं, कुछ तत्वों को नाम पता ही नहीं था उस समय, तो क्वेश्चन मार्क लगा के इन्होंने लिख दिया। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे भी ठीक है, देखिए यहाँ पे भी लिखा है क्वेश्चन मार्क के टर्म्स में। अब देखिए कुछ गैपिंग भी है, जैसे देखिए यहाँ पे गैपिंग है, अभी यहाँ तत्वों के बारे में पता ही नहीं था, यहाँ गैप कर दिया गया। तो ऐसे चीजें थी, तो इनकी आवर्त सारणी कुछ इस टाइप से सेट थी। अब आज के लिए इतना ही रहेगा। अब क्या चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे, प्रश्न और प्लस पिछले प्रश्न का आंसर चेक करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं ना, पिछला क्वेश्चन क्या था कि सेलुलोज कहाँ पाया जाता है ना, तो ध्यान दीजिएगा। सेलुलोज एक ऐसा पदार्थ है, जैसे सीमेंट होता है ना कठोर, वैसे ही कठोर पदार्थ है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, केवल पेड़ पौधों की कोशिकाओं में अर्थात पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ है सेलुलोज। क्या बना होता है इसका, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, सेलुलोज की। अर्थात जितने भी चीज पेड़ पौधे से मिलके बने हैं उनमें क्या होगा, सेलुलोज की मात्रा होती है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे, तो छाप लीजिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर क्या है, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता। अच्छा, क्वेश्चन जो आज का है बेहतरीन वाला, जिससे ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन हो गए, कार्ल लैंडस्टीनर। तो एक आरएच फैक्टर होता है, क्या फैक्टर होता है, आरएच फैक्टर, किसमें, ब्लड ग्रुप में। तो कमेंट बॉक्स में आज इसी क्वेश्चन का आंसर छापिएगा कि जो आरएच फैक्टर के खोजकर्ता है वो कौन व्यक्ति थे, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन से व्यक्ति थे, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे। अब आपको ये क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।